दोस्तों आज जो मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर। क्लास 11 की इंग्लिश बुक का स्टोरी है ये। इस स्टोरी में प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटुंडे नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि हिस्ट्री का एक लेक्चरर है और ये 999 लेक्चर दे चुके हैं और एक लेक्चर देने से इनका 1000वां लेक्चर हो जाता। और ये जो 1000वां लेक्चर है जिसका टॉपिक था इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अपना 1000वां लेक्चर देने के लिए अब जब वो गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वो उस युद्ध के बारे में सोचते हुए जा रहे होते हैं। अगर मराठा अब्दाली की सेना को हरा देता तो क्या होता, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और उनको चोट लगने के कारण वो कोमा में चले जाते हैं। और जब वो कोमा में चले जाते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाते हैं। प्रोफेसर गायटुंडे जिजामाता एक्सप्रेस में बैठकर पुणे से बम्बई की ओर जा रहे थे और ये जिजामाता एक्सप्रेस उस समय के डिकेन क्वीन एक्सप्रेस से अधिक तेजी से जा रही थी। यह गायटुंडे की पहली बम्बई यात्रा थी। ट्रेन कल्याण स्टेशन से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ती है। गाड़ी एक लंबी सी सुरंग को पार करते हुए सरहद स्टेशन पर आकर के रुक जाती है। गायटुंडे देखते हैं एक टिकट निरीक्षक जो कि एंग्लो इंडियन था वो ट्रेन की बोगी के अंदर आता है। फिर एक खान साहब नाम का व्यक्ति गायटुंडे के अपोजिट सीट में आकर के बैठ जाता है। खान साहब गायटुंडे को बताते हैं सरहद स्टेशन से ब्रिटिश राज शुरू होता है। गायटुंडे को रेल के डिब्बे में बड़े बड़े अक्षर में GBMR लिखा हुआ दिखाई देता है जिसका मतलब होता है ग्रेट बम्बई मेट्रोपॉलिटन रेलवे। प्रत्येक डिब्बे पर अंग्रेजों का नीला ध्वज भी बनाया गया था। गाड़ी अंत में विक्टोरिया टर्मिनस में आकर के रुक जाती है और गंगाधर पंत गायटुंडे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन काफी साफ सुथरा था और वहां पर खड़ा अधिकतर कर्मचारी एंग्लो इंडियन या पारसी थे। प्रोफेसर गायटुंडे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। उन्हें सामने में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस दिखाई देता है। प्रोफेसर गायटुंडे ये जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे फलता फूलता दिखाई दे रहा था। वो शॉक्ड हो गए थे ये कैसे हुआ। फिर वो अपने बेटे विनय गायटुंडे से मिलने के लिए फर्स्ट बिल्डिंग में जाते हैं। वहां पे जाकर के एक लेडी रिसेप्शनिस्ट वो पूछते हैं अपने बेटे के बारे में, लेकिन वो लेडी रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा इंक्वायरी करने के बाद अपने रजिस्टर और दूसरी जगह पे इंक्वायरी करने के बाद प्रोफेसर गायटुंडे को बताते हैं कि विनय गायटुंडे नाम का यहाँ पे कोई व्यक्ति काम नहीं करता और न ही हमारे किसी ब्रांच में काम करता है। अब प्रोफेसर गायटुंडे एक लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाकर अपने ही द्वारा लिखी गई 5 इतिहास की बुक को मंगाते हैं। इतिहास के पहले वॉल्यूम में अशोका की हिस्ट्री थी, फिर वो दूसरे वॉल्यूम में समुद्रगुप्त का हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर तीसरे वॉल्यूम में मोहम्मद गोरी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिर चौथी वॉल्यूम में औरंगजेब के डेथ तक की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। यहाँ तक की हिस्ट्री बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो जानते थे, लेकिन जैसे ही वो 5वें वॉल्यूम को पढ़ते हैं जो कि बैटल ऑफ पानीपत पर थी तो हिस्ट्री में उन्हें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रोफेसर गायटुंडे पढ़ते हैं मराठा की सेना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली की सेना को हरा देते हैं। अब्दाली को मराठा की सेना काबुल तक खदेड़ देते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की सेना को सदाशिवराव बाहू और उनका भतीजा विश्वासराव लीड कर रहे थे। इस जीत की वजह से इंडिया में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होता है। मराठा का प्रभाव पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो युद्ध को बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे, इस जीत के बाद अपने एक्सपेंशन के प्लान को थोड़े समय के लिए रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो भारत में विस्तार करने का प्रयास करेंगे तो मराठा की सेना उन्हें भी यहाँ से भगा देंगे। विश्वासराव को अपने फादर का पोजीशन 1780 में प्राप्त हो जाता है और दादा साहेब जो कि थोड़ा बहुत परेशान क्या करते थे उन्हें भी एक छोटी सी पोजीशन दे दी जाती है, जो कि बाद में पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो जाते हैं। विश्वासराव और उनका भाई माधवराव अपनी राजनीतिक बुद्धि और बहादुरी के बल पर अपने प्रभाव को पूरे भारत में फैला देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तक ही सीमित हो गई। कुछ राजनीतिक कारण से मराठा मुगल सल्तनत को दिल्ली में जिंदा ही रखते हैं। यूरोप में तकनीकी की विस्तार काफी तेजी से हो रही थी। मराठा तकनीकी के इस प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं ताकि उनकी तकनीकी भारत में इंपोर्ट हो सके। मगर अंग्रेजों को किसी क्षेत्र में रूल करने का अधिकार मराठा उन्हें नहीं देते हैं। 20वीं सदी के आते आते भारत में राजनीतिक बदलाव बहुत ज्यादा आ जाती है। अब भारत राजशाही से डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। मतलब यहाँ तक कि हिस्ट्री में ये समझ में आ रही है अंग्रेजों ने भारत को कभी अपना गुलाम नहीं बनाया था।
गायटुंडे को भारत में गर्व महसूस होता है, लेकिन अभी भी वो इस सवाल से घिरे हुए होते हैं कि आखिर मराठा अफगानी की सेना को कैसे हरा दिया। इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए प्रोफेसर गायटुंडे फिर एक किताब को ऑर्डर करते हैं और ये किताब लिखी गई थी बाबू साहेब बंशी वाकर के द्वारा। वो भी एक इतिहासकार थे। उस बुक में वो पढ़ते हैं कि मराठा का सेनापति विश्वासराव अफगान के किंग अब्दाली को धूल चटाने के लिए अपने घोड़े को युद्ध के मैदान पे घुसा देता है। भारी गोलीबारी होने के कारण एक गोली विश्वासराव के कान के बगल से निकल जाती है और वो गिर जाते हैं, लेकिन दूसरे पल वो उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये गोली उनको नहीं लगती है। अगर ये गोली उनको लग जाती तो मराठा इस युद्ध को हार जाती, लेकिन ये गोली उनको नहीं लगती है। और जब मराठा की सेना इस चीज को देखते हैं तो उनके अंदर अब्दाली की सेना से लड़ने के लिए एक गजब की ऊर्जा आ जाती है और उन लोग पूरे जोश के साथ अफगानी की सेना से लड़ते हैं और अफगान की सेना को अफगानिस्तान तक खरीद देते हैं। प्रोफेसर गायटुंडे जब ये सब चीज पढ़ ही रहे थे तभी लाइब्रेरियन आता है और उनसे कहता है, सर 8 बज चुके हैं और मुझे लाइब्रेरी को बंद करना पड़ेगा। तब वो मुस्कुराते हुए गलती से बाबू साहेब बंशी का वो बुक को अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं। अब वो एक होटल की ओर जाते हैं और वहां पे जाकर के वो डिनर करते हैं और जब वो पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बुक उनके पॉकेट में ही रह गया है। फिर वो आजाद मैदान की ओर बढ़ते हैं जहां किसी का लेक्चर होनी थी। वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, लेकिन प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है। अब वो प्रेसिडेंशियल चेयर में जाकर के बैठ जाते हैं। लोगों को लंबा स्पीच प्रेसिडेंशियल चेयर में बैठकर देना अच्छा नहीं लगा और वो लोग प्रोफेसर गायटुंडे को अंडे और टमाटर फेंककर मारने लगते हैं, पर फिर भी प्रोफेसर गायटुंडे अपना स्पीच को नहीं रोकते हैं। तो वो लोग क्रोधित होकर प्रोफेसर गायटुंडे को स्टेज से उठा करके नीचे फेंक देते हैं। उनका सर एक पत्थर से टकराता है और फिर वो बेहोश हो जाते हैं और जब वो दोबारा होश में आते हैं तो वो अपने आप को राजेंद्र देशपांडे के पास बैठे हुए एक हॉस्पिटल में मिलते हैं। राजेंद्र देशपांडे उन्हें बताते हैं कि वो 2 दिनों से हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन प्रोफेसर गायटुंडे को विश्वास नहीं होता है। प्रोफेसर गायटुंडे अपनी पूरी कहानी को बताते हैं। इस पर राजेंद्र देशपांडे उनसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट से पहले वो क्या सोच रहे थे। तब प्रोफेसर गायटुंडे बताते हैं कि एक्सीडेंट से पहले वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर पानीपत का युद्ध में मराठा अब्दाली से जीत जाता तो क्या होता। तब राजेंद्र देशपांडे कहते हैं, मैं समझ गया एक्चुअली में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम एक्सीडेंट से पहले जो सोच रहे थे, एक्सीडेंट होने के बाद तुम कोमा में चले गए। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल वही दृश्य आया जो तुम एक्सीडेंट से पहले सोच रहे थे। मतलब तुम्हारे दिमाग में वही दृश्य सपने लगे जो तुम सोच रहे थे। ऐसा अक्सर किसी के साथ भी हो सकता है। अरे ऐसा नहीं है, रुको मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। लाइब्रेरी से निकलते वक्त गलती से मैं बाबू साहेब बंशी का किताब अपने पॉकेट में डाल दिया था, लेकिन स्टेज में जब लोग मुझे उठा करके फेंक देते हैं तो वो किताब वहीं पर कहीं गिर जाती है। लेकिन वो कागज जिसमें मैंने इस सारी जानकारी को लिखा था वो कागज अभी भी मेरे पॉकेट में ही है। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो। अरे यार, ये तुम मुझे दिखाकर और भी कंफ्यूज कर दिए हो। मैं तो समझ रहा था कि ये तुम्हारा एक इमेजिनेशन होगा। रुको रुको रुको, मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या तुमने क्वांटम थ्योरी के बारे में स्टडी किया है? देखो, जब हम बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली एक निर्धारित दिशा में जाती है, लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक दिशा में नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है। बिल्कुल ऐसा ही मूवमेंट तुम्हारे साथ भी होता है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और जब तुम्हारे सर पर चोट लगता है तो तुम्हारा माइंड के इलेक्ट्रॉन को अचानक अत्यधिक एनर्जी मिलती है और इस ऊर्जा के कारण से जो तुम्हारे माइंड को एक पैरेलल वर्ल्ड में ले जाती है। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा बॉडी रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा होता है। और तुम देखते हो कि पैरेलल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो हमारी रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यानी कि मराठा की सेना अब्दाली को हरा देता है और मराठा अंग्रेजों को भारत में विस्तार करने का अनुमति नहीं देता है और भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा। खेत छोड़ो, चलो बताओ, तुम तो अपना 1000वां लेक्चर देने वाले थे ना कैटास्ट्रोफिक थ्योरी पर, तो तुम वो लेक्चर कब दे रहे हो? मेरा 1000वां लेक्चर वो तो ऑलरेडी पैरेलल वर्ल्ड में हो चुकी है और मैं कोई 1000वां लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना और साथ ही साथ अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्त आप ही लोगों के सपोर्ट से मेरा ये चैनल ग्रो करे।